हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसके प्रकार, किसके शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो हमने किस आधार पर पढ़ा? प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे थे। तो संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ ली, अब विशेषण पढ़ रहे थे। तो विशेषण में हमने दो प्रकार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? दो, जिसमें से पहला था गुणवाचक और दूसरा था परिमाणवाचक। गुणवाचक और परिमाणवाचक पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो करना चाह रहे हैं किसकी बात करना चाह रहे हैं? वो करना चाह रहे हैं सार्वनामिक। किसकी बात करेंगे? सार्वनामिक की बात करते। किसकी बात करें? सार्वनामिक। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? विशेषण की बात कर रहे थे। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। क्या किसकी बात कर रहे थे? कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की बात कर रहे थे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण की, तो जब ये संज्ञा होती है, संज्ञा जो होती है, संज्ञा, इस संज्ञा के जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाएगी वो कहलाएगा सार्वनामिक। लेकिन किसके द्वारा? सर्वनाम के द्वारा। तो जब इस संज्ञा की सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताई जाए, क्या बोला है? संज्ञा की सर्वनाम के आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की सर्वनाम के आधार पर विशेषता जो बताई जाएगी वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब हमने, आपको मालूम होगा कि हमने मूल सर्वनाम की बात की। मूल सर्वनाम हमने कितने बताए थे? 11 बताए थे। कितने बताए थे? 11 बताए थे। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये हमने क्या बताए थे? 11 मूल सर्वनाम बताए थे। तो सार्वनामिक विशेषण क्या बोलती है कि जब इन 11 के आधार पर विशेषता बताई जाए, क्या बताए? 11 के आधार पर विशेषता है, वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि मैं के द्वारा, तुम के द्वारा और निजवाचक जो सर्वनाम है उसके द्वारा कभी भी सार्वनामिक विशेषता नहीं बताई जाएगी। समझ में आई चीज़ें? कि मैं के द्वारा, तुम के द्वारा, जो निजवाचक है जिसमें स्वयं, स्वतः, अपने आप, इनके द्वारा कभी भी विशेषता नहीं बताई जाएगी। तो परिभाषा की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या बोलते हैं? जब संज्ञा की जिस सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन मैं, तुम और निजवाचक, इससे कभी भी विशेषता नहीं बताई जाएगी। ठीक है, यही परिभाषा की बात करते हैं तो देखेंगे कि मैं, तुम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सार्वनामिक जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे बोला जाता सार्वनाम। भाई नाम से पता चला सर्वनाम। तो जब संज्ञा की सर्वनाम के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है सार्वनामिक। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि पहली बात तो मैं, तुम, निज से नहीं बने। दूसरी शर्त ये होना चाहिए कि हमेशा संज्ञा के पहले ही सर्वनाम आएगा। समझ में आई चीजें? क्या होना चाहिए? संज्ञा के पहले ही सर्वनाम आएगा, संज्ञा के बाद कभी भी सर्वनाम नहीं आएगा, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगी। पहले याद रखना है, शर्त जरूर याद रखना, जब भी सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं संज्ञा के पहले ही सर्वनाम का होना जरूरी है। अब सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक मौलिक सार्वनामिक और एक होता है यौगिक सार्वनामिक। क्या बोलते हैं? मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक के मैं और तुम, इसको छोड़कर जो बचे हुए 9, क्या है? मैं और तुम को छोड़ दो, बचे कितने हैं? 9 कौन कौन से? जो मैंने बताया, जो, सो, कोई, कब, ये जो होते हैं 9, इनके द्वारा जब विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है मौलिक सार्वनामिक। क्या बोलते हैं? कि जब किसी भी संज्ञा की ये जो बच्चे 9 मूल सर्वनाम हैं
इनके द्वारा जब विशेषता बताई जाएगी वो कहलाएगा मौलिक सार्वनामिक। देखें यहाँ पर जैसे ये लिखा है, यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। क्या बोला है? अब देखो ये है संज्ञा, ये क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की इसके द्वारा, इस सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताए, तो जब इस संज्ञा की इस सर्वनाम के द्वारा विशेषता है सार्वनामिक, और ये क्या मूल सर्वनाम है, इसलिए इसको बोला जाता है मौलिक सार्वनामिक। उसी प्रकार से हम बोलते हैं वह मूर्ति भारी है, वह मूर्ति भारी है। याद रखिए वह मूर्ति भारी है। अब देखेंगे ये मूर्ति के आगे कौन बैठा है? वह बैठा है। मूर्ति के आगे कौन बैठा है? वह बैठा हुआ है। तो ये संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा की इस सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। उसी प्रकार से वह लड़का भला है, वह लड़का भला है, तो इस लड़के के आगे कौन बैठा है? सर्वनाम बैठा है। अब बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान ये होते हैं कि भई इसमें भारी भी है, इसमें भला भी है, तो विशेषण तो भारी और भला होना चाहिए। आपको मैं एक कीवर्ड बता देती हूँ सार्वनामिक विशेषण में पहचानने के लिए, कि जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ बैठे हों, जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ बैठे हों तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। और यदि अब हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अब पुस्तक पढ़ने योग्य है, तो अब यहाँ पर पढ़ने योग्य की जहाँ बात कर रहे हैं, ये योग्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ ये फिर विशेषण हो जाएगा। मूर्ति भारी है, मूर्ति भारी है, तो ये जो भारी हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो? भारी क्या हो जाएगी? ये विशेषण हो जाएगा। वह लड़के के, लड़का भला है, तो अब यहाँ लड़के की विशेषता बता रही भला, तो फिर यहाँ विशेषण हो जाएगा। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम हमेशा कैसे होना चाहिए? साथ साथ आना जरूरी है। समझ में आई चीज़ें? क्या बोला है? सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा। मैंने अभी बोला था कि वह मूर्ति भारी है, भारी है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें विशेषण कौन सा, तो ऐसी स्थिति में विशेषण होगा ये। लेकिन यदि इसको हम हटा देते हैं तो फिर विशेषण कौन सा हो जाएगा? भारी, क्योंकि इस संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? भारी। लेकिन जैसे ही इसके आगे वह लिख दिया, वह मूर्ति भारी है, तब ऐसी स्थिति में विशेषण क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। मूर्ति की विशेषता हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखो आप, तो परिभाषा की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें तो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक मैंने अभी आपको बताया है, जो मूल सर्वनाम से बनती है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं, उन 11 में का 2 को छोड़ दो, मैं और तुम, तो बच्चे कितने हैं? 9। इन 9 के द्वारा जब भी संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? मौलिक सार्वनामिक कहलाता है। देखें, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताए, किसकी बता रहे हैं? किसी भी संज्ञा की, किस रूप में? मूल। तो जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे देखेंगे, यह पुस्तक पढ़ने योग्य है, वह मूर्ति भारी है, वह लड़का भला है, कौन बच्चा। अब देखो ये बच्चे की विशेषता बता किसके द्वारा? कौन के द्वारा। यहाँ आदमी की विषय, कोई आदमी रो रहा है, तो कोई आदमी रो रहा है, तो आदमी के पहले कौन बैठा? कोई। बच्चा के पहले कौन बैठा है? कौन। तो कौन और क्या, ऐसे बहुत सारे जो 9 हैं उनके द्वारा संज्ञा के पहले यदि 9 बैठे हैं तो क्या कहलाएगा? मौलिक सार्वनामिक कहलाता। अब बात करते हैं दूसरे की, यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक में हमने बोला है कि जो 11 मूल सर्वनाम होते हैं, कितने होते हैं? 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इन 11 मूल सर्वनाम में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनके द्वारा जो सर्वनाम बनेगा, कौन सा? सार्वनामिक में भी यौगिक सार्वनामिक। तो कौन सा बनेगा? यौगिक सार्वनामिक बनेगा। ठीक है, तो इस मूल सर्वनाम में अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़कर जो हमारा क्या बनेगा? सर्वनाम बनेगा, वो क्या है? यौगिक सर्वनाम बनेगा। जैसे मैं मूल है, तो अब मैंने पहले बोला मैं से नहीं बनेगा, लेकिन इसमें हम जोड़ के एरा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। या मैं में एरा जोड़ दिया, एरी जोड़ दिए तो हो जाएगा मेरी। तो मेरी ये जो है, इसमें मूल में हमने क्या जोड़ दिया है? इसमें हमने एरा, एरी जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। अब इन मेरा,
इस यौगिक के द्वारा जब हम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये संज्ञा की विशेषता इन यौगिकों के द्वारा जब बताई जाती है उसको बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक। समझ में आ रही बात कि जब किसकी संज्ञा की इन प्रत्ययों को जोड़कर जब विशेषता बताई जाएगी उसको बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक। देखें, बात करते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बने किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखें आप कि घर की विशेषता बताई, घर की विशेषता किसके द्वारा, मेरा। आदमी की विशेषता है कि यहाँ, यह से हमने बता दिया यह। जैसे हमने बोला है कि यहाँ आदमी आए हैं, तो आप देख रहे हैं इस आदमी की विशेषता किसके द्वारा, जबकि मूल सर्वनाम क्या है यह, इसमें आ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो जाता है, ये मूल सार्वनामिक होते हैं। जब इस मूल में इसमें क्या जोड़, प्रत्यय जोड़ कर बताया यौगिक बना दे, तो जब इस संज्ञा के इस यौगिक के द्वारा विशेषता बताई जाएगी उसको बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम, चौथा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। किसकी बात करेंगे, संख्यावाचक विशेषण। फिर देखो, अभी हमने बोला था इस संज्ञा की इस सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, संज्ञा की सर्वनाम के आधार पर विशेषता बता रहे हैं तो उसको सार्वनामिक बोलते हैं। यही चीज इस संज्ञा की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाए, जो संज्ञा की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। किसकी, जब संज्ञा की इस संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे बात करते हैं, 10 लड़के खेल रहे हैं, इस लड़के की विशेषता बताई, कितने लड़के हैं, 10 लड़के। तो लड़कों की विशेषता इस संख्या के आधार पर बताए, लड़के की विशेषता संख्या के आधार पर बताई, इसलिए बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। और हमने बोला कुछ लड़के खेल रहे हैं, फिर इस लड़के की विशेषता बताए कि कितने हैं, कुछ है, संख्या की बात करें लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो जब संज्ञा की संख्या क्या, जिस संख्या की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 100 लोग सभा में आए हैं। अब लोग की विशेषता बताइए कितने हैं, 100 लोग क्या है, सभा में आए हैं। उसी प्रकार से 10 बोरे गेहूं के रखे हैं। तो हमने क्या कर दी, बोरों की विशेषता बताइए कितने हैं, 10 बोरे हैं। तो ये जो 10 है, 100 है, 5 है, 10 है, ये क्या बता रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो जब संज्ञा की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा भी आप देखेंगे तो जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आप देखते हैं कि संख्यावाचक में जो विशेषण होती है वो होती है 2 प्रकार के। कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की हो जाती हैं, जिसमें पहली हो जाएगी, एक हो जाएगी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी ऐसी विशेषण जो संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो जाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार की हो जाएगी, 4 प्रकार की। पहला हो जाएगी गणनावाचक। इस गणनावाचक में फिर 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा निश्चित गणनावाचक विशेषण, निश्चित गणनावाचक विशेषण, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित गणनावाचक विशेषण। निश्चित गणनावाचक विशेषण और अनिश्चित गणनावाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण।
तीसरा जो हो जाएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण। और चौथा जो हो जाएगा समूहवाचक की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? समूहवाचक की बात करते हैं। तो संख्यावाचक, यदि आपसे पूछा जाता है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार के। 4 कौन कौन सी? यहाँ देख लो, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। आ रही बात समझ में? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि गणनावाचक कितने प्रकार के? गणनावाचक 2, निश्चित गणनावाचक और अनिश्चित। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो। संख्यावाचक पूछा तो संख्यावाचक 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं तो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4। ठीक है, निश्चित, गणनावाचक है, क्रम, आवृत्ति और समूह। लेकिन जैसे गणनावाचक की बात करें, गणनावाचक कितने प्रकार? फिर 2 हो जाएंगे, निश्चित गणनावाचक और अनिश्चित गणनावाचक की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात कर रहे थे? संख्यावाचक विशेषण की। तो हमने बोला था संज्ञा की संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है, उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और हमने अभी बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में हमने बोला था 4 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक 1, ठीक है, क्रमवाचक 2, आवृत्तिवाचक 3 और समूहवाचक 4। अब गणनावाचक की जब हम बात करते हैं, गणनावाचक का मतलब होता है गिनती की बात करते हैं। ठीक है, गिनती। देखिए, इसके पहले मैं आपको परिमाणवाचक पढ़ा चुकी। परिमाणवाचक में माप और तोल की बात आएगी, और इसमें गिनती की बात आई। वो भी 2 प्रकार का था, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित गणनावाचक और अनिश्चित गणनावाचक। परिमाण में माप तोल आएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एक बोरे में 10 किलो गेहूं हैं। अब 10 किलो गेहूं है, ये जो 10 किलो गेहूं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत हो जाएगा ये परिमाणवाचक। लेकिन हम बोलते हैं कि जो है गोदाम में 10 बोरे रखे हैं, तो ये गिनती हो गई कि कितने बोरे रखे हैं? 10 बोरे रखे हैं। और हमने बोला है कि प्रत्येक बोरे के अंदर 10-10 जो है किलो गेहूं है, तो 10-10 किलो गेहूं जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके अंतर्गत क्या? 10-10 किलो गेहूं है, ये हो जाएगा परिमाणवाचक की बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कक्षा के अंतर्गत 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे क्या हैं? बैठे। तो 10 बच्चे ये हो जाएगी गिनती। लेकिन प्रत्येक बच्चा जो है 50 किलो का है, तो 50 किलो का हो जाएगा ये परिमाणवाचक। तो 50 किलो क्या है? परिमाणवाचक। और 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 बच्चे होगा गणनावाचक में। तो निश्चित गणनावाचक की हम बात करते हैं, जिसमें संज्ञा की निश्चित संख्या के आधार पर हम विशेषता बता रहे। जैसे हमने बोला 10 लड़के, 50 लोग, 100 विद्यार्थी। तो हमने क्या करी कि संज्ञा की संख्या के आधार पर विशेषता बताई है। लेकिन किसके आधार पर? निश्चित संख्या के आधार पर, गिनती के आधार पर बताई है। इसलिए इसको बोला जाता है निश्चित गणनावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन यही चीज हम बोल देते हैं कि कुछ लड़के, थोड़े लोग। तो आपको दिख रहे हैं इस संज्ञा की अनिश्चितता के आधार पर बोध करवा रहे हैं। इसके आधार है अनिश्चितता की बात करें तो जब संज्ञा की इस अनिश्चितता के आधार पर बोध करवाए जाते हैं, लेकिन कैसी? संख्या की अनिश्चितता का बोध जिन शब्दों के द्वारा बताया जाता है उसको बोला जाता है अनिश्चयवाचक। देखें, परिभाषा की बात करते हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा की गणना का बोध होता है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने बोला पहले बताया, जिस शब्द से संज्ञा की है, जिस संख्या से संज्ञा की
जो है निश्चितता का बोध होता है उसको बोला जाता है निश्चित गणनावाचक, और जिस संख्या से संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चित गणनावाचक बोलते हैं। देखें बात, तो निश्चित गणनावाचक जिसमें निश्चित गणना का बोध हो, जैसे 10 बोरे गेहूं के रखे हैं। अनिश्चित गणनावाचक की बात करें, जो निश्चित गणना का बोध नहीं कराते हैं उसको बोला जाता है अनिश्चित गणनावाचक। देखें यहाँ पर, जैसे लड़के की विशेषता बता रहे किसके द्वारा कुछ, तो जब इस संज्ञा की संख्या अनिश्चितता के आधार पर बताई जाती है उसको बोला जाता है अनिश्चित गणनावाचक। क्या बोला, संज्ञा की संख्या का अनिश्चितता के आधार पर बोध कराया जाता है उसको बोला अनिश्चित गणनावाचक। तो जैसे कुछ लड़के सभागृह में आए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा प्रकार है क्रमवाचक। क्रम की बात करते हैं, तो जब इस संज्ञा की संख्या का क्रम के आधार पर विशेषता बताई, जब संज्ञा की संख्या क्रम के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रमवाचक। क्या बोला है, इस संख्या के आधार पर, लेकिन कैसा, क्रम के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रमवाचक। जैसे यहाँ देखें कि ये है संज्ञा, क्या है, आदमी, और हमने कहा चौथा और पांचवा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे, तो क्रम बताया कि नहीं बताया, एक दूसरे के पीछे रखें। तो जब इस संज्ञा की संख्या क्रम के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रमवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रम, किसकी, संज्ञा की संख्या क्रम के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रमवाचक विशेषण। अगला जो होता है आवृत्ति, आवृत्ति के आधार की बात कर रहे हैं, आवृत्ति वाचक की बात करते हैं। तो आवृत्ति वाचक क्या हो जाएगा कि जब संज्ञा की संख्या को आवृत्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको बोला जाता है आवृत्तिवाचक। जब संज्ञा की संख्या आवृत्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको बोला जाता है आवृत्तिवाचक। जैसे आप देखेंगे, जब भी किसी एग्जाम में जैसे लिखा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, तिहरा, ठीक है, तिहरा, 2 12, ये यदि किसी एग्जाम में आपको दिखाई देता है तो ये आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस साल तूफान 3 गुना आने की संभावना, तो तूफान की विशेषता किसके आधार पर बताई, संख्या के आधार, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया है, गुना। तो जब भी जैसे गुना, तो 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 12, 100 गुना, तिहरा, जैसे तिहरा शतक लगाया तो हम तिहरा क्या हो जाएगा, ये आवृत्ति की बात करेंगे, पहले से 3 गुना की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी संज्ञा की इन संख्याओं के आधार पर विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है आवृत्तिवाचक। जब भी उदाहरण में कोई संज्ञा है और उसके आगे यदि आगे या पीछे इस प्रकार के शब्द बैठे हुए हैं तो समझ जाना आवृत्तिवाचक जो है आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करते हैं समूहवाचक की बात करते हैं। तो समूहवाचक में जहाँ बात कर रहे हैं तो समूह का मतलब होता है संख्या। तो जो निश्चित गणनावाचक विशेषण होता है वही संख्या की बात करेगा। निश्चित गणनावाचक विशेषण की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाए। कैसे देखें, मैंने अभी बोला 10 लड़के खेल रहे हैं, तो इस लड़के की विशेषता बताइए कितने हैं, 10 लड़के, 5 आदमी मस्ती कर रहे हैं, तो इस आदमी की विशेषता बताइए कितनी, 5। लेकिन ये निश्चित गणनावाचक के अंतर्गत भी आ जाती है और समूहवाचक के अंतर्गत भी आ जाती है। इसलिए कभी भी निश्चित गणनावाचक और समूहवाचक एक साथ नहीं आते हैं, और यदि ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो आप समझ जाना इसके अंतर्गत जो है वो क्या हो जाएगा कि ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन कभी भी साथ साथ इस प्रकार के ये प्रश्न नहीं देते। किसके अंतर्गत आपके प्रश्न है, पेपर उठा के यदि आप देखेंगे तो कभी भी
दोनों प्रकार के उदाहरण आपके किस में नहीं मिलेंगे, प्रश्न के अंतर्गत नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो समूहवाचक और निश्चित गणनावाचक एक ही होता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं परिमाणवाचक में और गणनावाचक। परिमाण में माप और तोल आएगा। मैंने बोला 10 किलो आटा, तो 10 किलो आटे माप में आ जाता है, लेकिन 10 बोरे आटे तो क्या हो जाएगा, गणनावाचक के अंतर्गत आ जाएगी। हमने बोला कक्षा के अंतर्गत 50 टेबलें रखी, तो 50 टेबलें जो है 50 टेबलों की विशेषता बताए 50, तो 50 क्या हो जाएगी, गणनावाचक। लेकिन प्रत्येक टेबल 3/2 की हो जाएगी तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी माप तोल की बात करते हैं तो माप तोल में क्या हो जाएगा, परिमाण में आ जाएगा, और जब भी हम गिनती की बात करने हैं तो किस में आ जाएगा, गणनावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यदि बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।